वे कहते ना साहब, सच चाहे जितना भी छिप जाए एक दिन सामने जरूर आता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब सवाल ये कि क्या अभिजीत दीपक की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? क्या सौरव दास और सीजेपी के आयोजकों पर कानून का शिकंजा कसने वाला है? आखिर क्यों पॉक्सो एक्ट के तहत अभिजीत दीपक के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई? पूरे मामले की दिशा बदल देगी या फिर जांच के बाद पूरी कहानी ही पलट जाएगी? 20 जुलाई दिल्ली का जंतर मंतर, नीट पेपर लीक के खिलाफ हजारों छात्रों का प्रोटेस्ट, नारेबाजी, हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, फिर लाठीचार्ज और अब उसी प्रदर्शन से जुड़ा एक ऐसा खुलासा जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। एक 12 साल की बच्ची, 0 FIR की मांग, पॉक्सो एक्ट का जिक्र और सीधे निशाने पर सीजेपी के आयोजक जिनमें अभिजीत दीपके और सौरव दास का नाम भी शामिल है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग उठ रही है? क्या सच में आयोजकों से कोई बड़ी गलती हुई या फिर ये पूरा मामला सिर्फ आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा घटनाक्रम, शिकायत में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, तो पूरी रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिए। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में सीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बहस हुई, हालात बिगड़े और फिर लाठीचार्ज भी हुआ। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने 0 FIR दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दी है। शिकायत में सीजेपी के आयोजकों जिनमें सौरव दास, अभिजीत दीपके और अन्य लोगों का नाम शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। आखिर शिकायत में ऐसा क्या कहा गया है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया? शिकायत के मुताबिक प्रदर्शन में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची को लाया गया था। आरोप है कि लाठीचार्ज के दौरान उसके साथ बदसलूकी हुई। इसी आधार पर शिकायतकर्ता का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर किसी बच्चे की सुरक्षा से समझौता हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी नाबालिग बच्चे को ऐसे प्रदर्शन में लाना सही था जहां पहले से तनाव और टकराव की आशंका थी? वहीं एक रिंकी चटर्जी सिंह का कहना है कि 12 साल की बच्ची कानून की नजर में विशेष सुरक्षा की हकदार होती है। ऐसे में अगर उसे ऐसे माहौल में लाया गया जहां हिंसा या टकराव की संभावना थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इन्हीं सवालों के आधार पर शिकायत में पॉक्सो एक्ट की धारा 13, 14 और 15 के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 153 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक लाइव वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि वे युवाओं की भावनाओं को समझते हैं और उनके भविष्य को देखते हुए उनके खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वे युवाओं की बातों को माफ करते हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सीजेपी के आयोजक अभिजीत दीपके और सौरव दास ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने 12 साल की बच्चियों पर लाठी चलाई और उनके साथ बदसलूकी हुई। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग की और कहा कि अगर किसी नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। रिंकी चटर्जी सिंह ने प्रदर्शन की फंडिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए पैसा कहां से आता है और इसके पीछे कौन लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग और संगठन सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे डीप स्टेट की साजिश भी बताया। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई सबूत पेश नहीं किया है, इसीलिए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। जंतर मंतर में एक घटना घटता है, मतलब जो नीट का पेपर लीक के चलते जो आंदोलन कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी CGP, उन लोगों के जो एक अनशन आंदोलन हुआ था उसमें लाठीचार्ज हुआ है और भद्दा भद्दा गाली गलौज किया यंग जनरेशन जो लड़का लड़की है मोदी जी को, देश को।
जो हम मुंह से भी नहीं निकाल सकते हैं। तो झट से प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड करता है, फेस वीडियो मतलब लाइव वीडियो। उसमें वो बोलते हैं कि जो यंग जनरेशन जो मुझे बद्दा गाली दिया देश के लिए और सबके लिए, जो गलत गलत शब्द इस्तेमाल किया है, मैं आप लोगों को माफ़ करता हूँ। कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप लोगों का भावना का कदर करते हुए, यंग जनरेशन है, बहुत बड़ा लाइफ पड़ा हुआ है, केस कचहरी में जाएगा तो उनका लाइफ एपोजिट होगा, तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। ये बोलने के साथ साथ सीजीपी का जो मेन आयोजक है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीपके एंड सौरभ दास, ये दोनों का ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे मान लिया। पहले शिक्षा मंत्री रेजिग्नेशन दे दिया, हमारा आंदोलन का मेन एजेंडा वही था। आप प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, माफ़ करते हैं। ये एक वीडियो पोस्ट करता है कि मोदी जी आप, मुझे उम्मीद है आप फेसबुक लाइव में और या इंस्टाग्राम में, आप इंस्टाग्राम में और एक लाइव वीडियो पोस्ट करेंगे, उसमें आप प्रकाश शो मतलब दुनिया के सामने माफ़ी मांगेंगे। क्यों माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि 12 साल का बच्ची लड़की लोगों का प्राइवेट पार्ट में पुलिस लाठीचार्ज किया है, उनका कपड़ा फाड़ा गया है, उनके साथ अभद्र आचरण किया गया है, उनका ऊपर डंडा से मारा गया है। मेरा क्वेश्चन है, 12 साल का बच्ची को क्या बोला जाता है? जुवेनाइल चाइल्ड से भी कम है, उनको बोला जाता है लीगल लैंग्वेज में डॉलिन कपस। 12 साल का लड़की जंतर मंतर में रात 12 बजे क्या करने जाएगा या दिन में क्या करने जाएगा? 12 साल का बच्ची तो परिवार को छोड़ के चल ही नहीं पाएगा। उनका उस आंदोलन से क्या मतलब है? जहाँ गंदगी चला, जहाँ पर अश्राव्य अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, जहाँ पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसने का प्रयास किया गया, वो 12 साल का बच्ची को आप घुसने क्यों दिए? आप आयोजक हो, कोई अनशन आंदोलन हो या कोई जो भी आंदोलन हो, वह बच्ची को कौन लोग लेके आया था? आप उसको घुसने कैसे दे दिए? तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट का 13, 14, 15 और 153 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के आधार में आपके ऊपर केस करना चाहिए, क्योंकि आप अपना पर्सनल एजेंडा के लिए आप बच्ची लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, उनको व्यवहार कर रहे हो। कभी 12-13, मेरा भी बेटा 12 साल का है, 13 साल का 12 साल का बच्ची कभी जाएगा रात 12 बजे वो आंदोलन करने? ऐसा कोई वीडियो भी नहीं आया जहाँ पुलिस बच्ची लोगों को मारा है, कोई बच्ची है। अगर अभिजीत दीपके ये बात बोला है तो उनको प्रमाण करना पड़ेगा कि 12 साल का बच्ची, एक लड़की बच्ची हुआ गया क्यों, कौन उनको अलाउ किया अंदर? इसका जिम्मेदारी लेते हुए वो जब वीडियो पोस्ट किया है तो उनके ऊपर भारतीय जो पॉक्सो एक्ट है उनका 13, 14, 15 के आधार पे और 153 बीएनएस के आधार पे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैम, ये इंटेंशन क्या था इन लोगों का, क्या लगता है? हम आपको बोलेंगे इसके पीछे बहुत बड़ा शायद बहिरागत हो शक्ति, जो हमारा तो बहुत सारा देश हमारा उन्नति को नहीं देख पा रहा है, बहिरागत शक्ति है। क्योंकि ये जो अभिजीत दीपके है, ये एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, अमेरिका में पढ़ने जाता है। और जो सौरभ दास है, इसका एक फ्लैट है 11,000 स्क्वायर फीट का, जिसका भाड़ा है 10 लाख। कैसे आता है ये फंडिंग? कौन फंडिंग कर रहा है? आप देखे हो, वह पिज़्ज़ा जो खाना जो सप्लाई कर रहा था उसको पेमेंट कोई और जगह से आ रहा था, है कि नहीं? कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है ये सब पैसा? डीप स्टेट का कार्रवाई है क्या? जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, वही चल रहा है क्या? यानी एक तरफ नाबालिग बच्ची की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल हैं, दूसरी तरफ आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई की मांग, तीसरी तरफ पुलिस की भूमिका पर सवाल और चौथी तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, क्या पुलिस इस शिकायत के आधार पर 0 FIR दर्ज करेगी? क्या जांच में पॉक्सो एक्ट के तहत कोई कार्रवाई होगी? क्या आयोजकों पर लगे आरोप साबित होंगे या जांच के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब अब जांच एजेंसियों और पुलिस की जांच से ही सामने आएगा। फिलहाल मामला शिकायत के स्तर पर है, किसी भी पक्ष के खिलाफ आरोप अब भी अदालत में सिद्ध नहीं हुए हैं, इसीलिए अंतिम सच वही होगा जो जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद सामने आएगा। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।